नमस्कार। आज हम लोग यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित अट नहीं रही है कविता पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता और मादकता का मन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का महीना अंग्रेजी में फरवरी और मार्च का महीना होता है। इस महीने में बसंत ऋतु अपने चरम पर होती है। चारों तरफ हरे हरे पेड़, नए नए पत्ते, फूलों से लदे पेड़, फूलों की सुगंध सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य में ही नहीं बल्कि मन के सौंदर्य में भी वृद्धि करते हैं। इस ऋतु में सौंदर्य सर्वव्यापक होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं और छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण करते हुए अपने मन के भावों को प्रकट करना। यानी कवि अपने मन के भावों को प्रकृति में ढूंढ लेते हैं। यहां फागुन महीने में जो बसंत की सुंदरता है, उस सुंदरता पर कवि अभिभूत हैं और इतने अभिभूत हैं कि उसकी सुंदरता उनमें भी नहीं समा रही है। तो आइए हम देखते हैं कि इस कविता को कवि ने प्रकृति की सुंदरता को, बसंत ऋतु की सुंदरता को कवि ने किस प्रकार यहाँ प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम पाठ में आए शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ: आभा का अर्थ चमक, अट का अर्थ समाना या प्रविष्ट करना, पाठ का अर्थ जगह जगह, शोभाश्री का अर्थ सौंदर्य से भरपूर, पट का अर्थ समा नहीं रही है और फागुन हिंदी के एक महीने का नाम। तो कविता की शुरुआत होती है अट नहीं रही है। यानी बसंत ऋतु, फागुन महीने में बसंत ऋतु का सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। सौंदर्य इतना भरपूर है कि प्रकृति उसे समेट कर नहीं रख पा रही है। वो प्रकृति में वह सौंदर्य समा नहीं पा रही है, नहीं अट रही है, जिस कारण से वह सौंदर्य चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो प्रकृति की सुंदरता को चारों तरफ देखते हुए कवि को यह लग रहा है कि प्रकृति में सुंदरता अट नहीं रही है। कह रहे हैं आगे, आभा फागुन की। आभा मतलब चमक, चमक का अर्थ यहां सौंदर्य। फागुन महीने का सौंदर्य वह अट नहीं रही है, तन सट नहीं रही है। सट कर रहना नहीं, एक कोने में चिपका रहना, किसी को दिखाई ना देना, यहां ऐसी बात नहीं है। यहां प्रकृति सर्वव्यापक है, किसी एक कोने में नहीं है। जहां नजर उठाएं वहां प्रकृति की यह शोभा दिखाई पड़ती है। प्रकृति के सौंदर्य का कवि ने बहुत ही प्रभावशाली चित्रण यहां किया है। वे आगे कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। हर किसी के घर में पेड़ है, फूल का, किसी फल का, चाहे
ऐसे ही कोई पेड़ है तो प्रत्येक पेड़ पर बसंत ऋतु का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। यानी हर घर में बसंत ऋतु का सौंदर्य है और जो फूल हैं उनकी सुगंध हर एक घर में है। तो इस सुगंध को महसूस करके, इस सौंदर्य को घर घर में देखकर कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो। यहां फागुन महीने के बसंत ऋतु का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। कवि को लगता है कि बसंत ऋतु सांस ले रही है और सांस लेने के दौरान जो सुगंध बाहर निकल रही है वह घर घर में व्याप्त होती चली जा रही है। यानी हर घर में बसंत ऋतु का प्रभाव है। हर घर इस बसंत ऋतु के सौंदर्य को, सुगंध को महसूस कर रहा है। और सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मन भी। यहाँ घर के साथ साथ मन के लिए भी प्रयोग किया गया है। हर मनुष्य का मन इस सुगंध से प्रसन्नचित है, प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। तो यहां सुगंध व्यापक रूप में है जो हर किसी को मादक बनाता है, अपनी ओर आकर्षित यह सुगंध करती है। कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कि यह प्रकृति का सौंदर्य सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है, जैसा कि कहा गया है। यह सौंदर्य असीमित है और यह असीमित सौंदर्य कवि में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, उसके सौंदर्य को देखने के लिए विवश करता है। इसलिए कवि का मन पक्षी बनकर आकाश में पंख फड़फड़ाकर उड़ना चाहता है। क्या बोलते हैं कि उड़ने को नभ में तुम, नहीं हे बसंत ऋतु, फागुन महीने की ऋतु, तुम उड़ने के लिए पर पर कर देते हो, पंख लगा देते हो। जिस तरह से बसंत ऋतु का सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ है, कवि का मन उस सौंदर्य को उड़कर देखना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं। कवि प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति का सूक्ष्मदर्शी है। वह प्रकृति के एक एक सौंदर्य से अभिभूत होने वाले कवि हैं। इसलिए वे प्रकृति के हर एक सौंदर्य को देखना चाहते हैं। इसलिए वे वहां जाना चाहते हैं जहां जहां सौंदर्य हो, वो हर जगह उड़कर जाना चाहते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, पंख लगा देते हो, विवश कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कभी इस सौंदर्य से आंख हटाने की कोशिश करते हैं, नहीं देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति का सौंदर्य इतना अभिभूत करने वाला है कि कभी चाहकर भी अपनी आंख वहां से हटा नहीं पाते हैं। प्रकृति का प्रभाव कवि के हृदय पर पूरी तरह विद्यमान है। इस तरह से यहां पर कवि ने प्रकृति का मन पर पड़ने वाले प्रभाव का बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किया है। यहां सिर्फ प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का ही नहीं, सिर्फ बाहरी सौंदर्य का ही नहीं, बल्कि कवि के मन के सौंदर्य को भी दिखाया गया है। यहां बाह्य जगत और अंतर्मन दोनों मिलकर एक हो गए हैं। दोनों जगह सुंदरता है। क्या बोल रहे हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आगे क्या है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल।
चारों तरफ पेड़ हैं, पेड़ हैं, और पेड़ पर पत्ते खिले हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं। कहीं पत्ते हरे हैं तो कहीं पत्ते लाल हैं। जो नवपल्लव होते हैं वे लाल दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, और ये लाल पत्ते, हरे पत्ते पेड़ के सौंदर्य को और भी निखार देते हैं। तो कवि को यह सौंदर्य भी अभिभूत करता है, इसलिए लिखते हैं कि पत्तों से लदी डाल, डाल जो है वो पत्तों से लदी हुई है, और उन डालों पर कहीं हरे पत्ते हैं और तो कहीं लाल पत्ते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। समासिक शब्द। हरे पत्ते हैं, लाल पत्ते हैं, लेकिन इस बसंत ऋतु में कवि जहां नजर दौड़ाते हैं वहीं उन्हें फूल दिखाई देता है, पुष्प दिखाई देता है, पुष्प के गुच्छे दिखाई देते हैं, और वे पुष्प मंद मंद सुगंध बिखरने वाले हैं। कि मंद गंध, मंद सुगंध बिखरने वाले ये पुष्प माला की तरह दिखाई पड़ते हैं, और यह माला कहीं पड़ी है उर में, कहीं हृदय में, गले में पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। किसके गले में? प्रकृति के गले में। यानी यह खिले हुए पुष्प को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि प्रकृति अपने हृदय में सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए हुए है। कितना सुंदर बिंब है कि सारा दृश्य हमारे आंखों के सामने नाचने लगता है। कि मंद गंध पुष्पमाल, अंतिम दो पंक्ति है कि पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट जगह जगह, जहां नजर दौड़ाएं वहीं हर जगह, जगह जगह शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर। शोभाश्री का अर्थ यानी हर जगह सौंदर्य से भरपूर है। जहां नजर दौड़ाएं, जहां देखें वहीं ही प्रकृति की सुंदरता है, और कवि इस सुंदरता से अभिभूत हैं। और इतनी सुंदरता है, इतना सौंदर्य है कि पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। खेत पाटना बोलते हैं, जमीन देना, तो पानी जो है जमीन के अंदर चला जाता है, और यहाँ सौंदर्य छिप नहीं रहा है, बल्कि सौंदर्य प्रकट रूप में हमारे सामने है, वो समाकर छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हर जगह ये सुंदरता हमें दिखाई दे रही है कि पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। इस तरह से कवि ने पूरी कविता में फागुन महीने की मादकता को, बसंत ऋतु की सुंदरता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्रित किया है, और यह भी दिखाया है कि इसका मन पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। इससे मन खुश होता है, प्रकृति से जुड़ता है, प्रकृति को निहारता है, एक पल के लिए रुककर उसका अवलोकन करता है। और यह विशेषता इस बसंत ऋतु में है, इस फागुन महीने के इस ऋतु में है। इस पाठ को समझने के बाद अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, बैलेंस करना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। तो यहाँ कविता है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यह कविता दोनों बाह्य जगत और अंतर्मन में सामंजस्य स्थापित करती है, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ। फिर दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से
क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर होगा कि फागुन महीना बसंत ऋतु का चरम होता है। इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही मादक और परिपूर्ण होता है। हरे हरे पेड़, नए नए पत्ते, फूलों की सुगंध, रंग बिरंगे फूल पूरी प्रकृति को सुंदरता से भर देते हैं। कवि का हृदय प्रकृति प्रेमी है और वे इससे अभिभूत हैं। इसलिए वे अपनी आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हटा पा रहे हैं, या उनकी आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किस रूप में किया है? तो यहाँ पूरी कविता में ही इस व्यापकता को हम देख सकते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य इतना व्यापक है कि वो कहीं भी न अट रही है, न सट रही है, न हट रही है, न पट रही है। वो हर जगह व्यापक है, कहीं समाकर एक कोने में संकुचित नहीं है। उसका सौंदर्य सर्वव्यापक है। जहां देखते हैं वहीं हरे हरे पेड़ हैं, नए नए पत्ते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। फूलों की सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित करती है। हर एक का मन इस सौंदर्य को देखकर प्रफुल्लित है। हर जगह सौंदर्य है। फूल ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति ने उसे माला के रूप में धारण कर लिया हो। तो इस तरह से यह सर्वव्यापक है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का मौसम बहुत ही मादक होता है। फागुन का महीना बहुत ही मादक होता है। इस महीने में बसंत ऋतु अपने चरम पर होती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और उन फूलों की सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित करती है। हर एक मनुष्य का मन उल्लास से भरा होता है, मादकता से परिपूर्ण होता है। पक्षियां चहचहाती हैं, भ्रमर फूल फूल पर आते जाते दिखाई पड़ते हैं। यह दृश्य सबको आकर्षित करने वाला होता है। पांचवा प्रश्न है, अंतिम भी है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। इन कविताएं, दोनों कविता, इससे पहले मैंने उत्साह कविता पढ़ाई है और यहां पर अट नहीं रही है कविता भी है। इन दोनों के आधार पर काव्य शिल्प पर विचार करना है। निराला ने अपनी कविता को, कविता के भाव सौंदर्य को विशेष बनाने के लिए, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसके शिल्प को भी बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा जहां एक और तत्सम शब्दों से परिपूर्ण है, वहीं देश के ठेठ शब्द भी हैं, देशज शब्द भी हैं। जैसे उत्साह में विद्युत है, कल्पना है, वैसे अट नहीं रही कविता में आभा है, सट है, पट है, पाठ है। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग भी बखूबी किया है। हम इनकी कविताओं में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, विद्युत छवि, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जैसे अलंकारों का प्रयोग देख सकते हैं। इनकी भाषा कवि के सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त कर पाने में
सक्षम है। ये कविता गीतात्मक है और इसके लिए कवि ने तुकांत शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस तरह से हमने इस कविता को प्रश्न उत्तर सहित समझा। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।